मैं डॉक्टर मंजू मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान MS कॉलेज बीकानेर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तृतीय राज्य अर्थात थर्ड स्टेट के संदर्भ में राजनयिक अभिकर्ता की स्थिति क्या होती है, शांति काल में और युद्ध काल में। दोनों ही स्थितियों में राजनयिक अभिकर्ता की स्थिति क्या होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को राजदूत की नियुक्ति के संबंध में पहले बताया था कि जब राजदूत अपनी नियुक्ति के पश्चात अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए जाते समय और अपनी पद निवृत्ति से लौटते समय या अपनी सरकार से परामर्श के लिए जाते समय अथवा युद्ध की स्थिति में लौटते समय राजनयिक अभिकर्ता को विभिन्न राज्यों की सीमाओं में से होकर के गुजरना पड़ता है। और ऐसे समय में उनकी स्थिति क्या होती है, शांति काल में और युद्ध काल में। मतलब कि ऐसे समय में उनको कौन से अधिकार मिलने चाहिए, उनको निर्दोष गमन का अधिकार होता है या नहीं होता है। मतलब कि जब भी कोई एक राजनयिक अभिकर्ता अपने स्वागतकर्ता राज्य में जाता है तो उसे तीसरे राज्य की सीमाओं में से होकर के गुजरना पड़ता है। तो तीसरे राज्य की सीमाओं में से होकर के जब वो गुजरता है तो तीसरा राज्य उन्हें शांति काल में कैसी सुविधाएं प्रदान करता है और युद्ध काल में उसके साथ में क्या स्थिति हो सकती है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो कुछ जो लेखक हैं जैसे कि जेंटिलिस है, हैकिंग है, ये मानते हैं कि एक राजदूत को जो विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं वह केवल स्वीकार्य राज्य तक अर्थात जिस राज्य में उनको नियुक्त किया गया है वहीं तक ही सीमित होने चाहिए। लेकिन कुछ जो आधुनिक लेखक हैं जिसमें वीटन को लेते हैं, रिवियर है, हेलेक है, सेटो, ये जो विचारक हैं इनका मानना है कि राजदूत को तीसरे राज्य से गुजरते समय भी निर्दोष गमन का अधिकार जो है वह मिलना चाहिए। मतलब कि उनको सारे के सारे जो विशेषाधिकार हैं वह उनको प्राप्त होने चाहिए। सामान्यतः तो यह माना जाता है और ये कहा भी जाता है तीसरे राज्य की स्थिति के संदर्भ में कि राजदूत को उस राज्य के आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अपनी यात्रा जो है वह शिष्टाचार पूर्वक जो है वह करनी चाहिए। तीसरे राज्य के स्थिति के संदर्भ में 1961 का जो वियना कन्वेंशन है उसकी धारा जो 40 है उसमें राजदूत को निर्बाध या निर्दोष गमन का अधिकार जो है वह दिया गया है। यदि राजदूत छुट्टी पर हो या सरकारी कार्य से नहीं आ रहा जा रहा हो तो भी उसे ये सारे के सारे विशेषाधिकार जो है वह प्राप्त होने चाहिए। मतलब कि सामान्य शिष्टाचार के नाते भी ये सारे अधिकार और विशेषाधिकार जो है उनको प्रदान किए जाने चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शांति काल में एक राजदूत की तृतीय राज्य के संदर्भ में क्या स्थिति होती है, क्या उनको सुविधाएं जो है वह प्राप्त होती हैं। तो साधारणतः मतलब कि शांति काल में तो तीसरे राज्य से गुजरते समय किसी भी राजनयिक के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है और लेकिन शर्त उसके साथ में क्या रखी जाती है कि उसके पास में पारपत्र अर्थात उसका पासपोर्ट जो है वह होना चाहिए, तो उसकी यात्रा जो है वो निर्दोष गमन पूर्ण होती है और तीसरे राज्य के कानूनों के विरुद्ध अगर उसने कोई विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है। इस प्रकार राजदूत का तीसरे राज्य में निर्बाध रूप से आना जाना जो है होता है और उसे वे सारी सुविधाएं जो है वो प्राप्त होती हैं, लेकिन वह उसका दावेदार नहीं है। 1928 का जो हवाना कन्वेंशन है उसकी धारा 23 में राजदूत के तीसरे राज्य में से गुजरने के संबंध में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राजदूत के व्यक्तियों को वे सब उन्मुक्तियां और जो परमाधिकार विशेषाधिकार जो हैं उन राज्यों में प्राप्त होंगे जिनमें से होकर वे अपने नियुक्ति वाले स्थान पर पहुंचने के लिए जा रहे हों या वहां से वापस आ रहे हों।
ये उस राज्य में से भी प्राप्त होंगी जहां पर वो आकस्मिक रूप से कुछ कार्य संपादन के लिए उतरने को इच्छुक हो। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो विशेषज्ञ हैं हेलेक, उनका ये मत है कि ऐसे मतलब कि इतिहास में ऐसे उदाहरण काफी हमें मिल जाएंगे कि कई बार राजदूत को तीसरे राज्य में से भी शांति काल में गुजरने नहीं दिया गया, और यह राज्यों के आपसी संबंधों के ऊपर निर्भर करता है कि अगर तृतीय राज्य के साथ स्वागतकर्ता राज्य या प्रेषक राज्य के संबंध अच्छे नहीं है तो वह वहां से निर्दोष गमन का अधिकार जो है प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके संबंध में ऐसा कोई निश्चित जो है वह कानून नहीं है। मतलब कि लेकिन ओपनहेम ने ये कहा है कि कोई भी राज्य इस बात के लिए बाध्य है कि वह राजदूत को अपने राज्य में से निर्बाध गुजरने दे जब तक कि प्रेषक अथवा स्वीकार्य राज्य से युद्धरत न हो। तो ये जो है शांति काल में जो है राजनयिक अभिकर्ता की जो है स्थिति होती है। लेकिन जहां तक युद्ध काल में राजनयिक अभिकर्ता की स्थिति का सवाल है, तो साधारणतः तो युद्ध होने की संभावना होने पर राजनयिक को सुरक्षित जो है जाने दिया जाता है। यदि प्रेषित राज्य जो है किसी तीसरे राज्य के साथ युद्ध की स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में राजदूत को बंदी बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उनको बंदी बनाया जा सकता है। और रिवियर जो है उनका भी इसके संबंध में ये मत है कि यदि कोई दो राज्य युद्धरत हों तो प्रतिनिधि को सुरक्षित रूप से नहीं जाने देने की स्थिति में उसको कैदी जो है वह बनाया जा सकता है। ये जो है व्यवस्था की गई है। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के दौरान 1940 में राजदूतों को निर्दोष गमन के लिए अभय पत्र जो है वो प्रदान किए गए थे, और जब युद्ध की स्थिति में युद्धरत राज्य शत्रु राज्य पर विजय प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में तो राजनयिक जो है अपने अधिकार खो देते हैं, और विजय के पश्चात तो स्थिति जो है बिल्कुल ही परिवर्तित जो है वह हो जाती है। अगर स्वागतकर्ता राज्य तीसरे राज्य के साथ युद्ध की स्थिति में हो, स्वागतकर्ता जो राज्य है वह तीसरे राज्य के साथ युद्ध की स्थिति में हो, तो कभी कभी राजदूत को बंदी बना लिया जाता है। जैसा कि 1702 में स्वीडन और पोलैंड के बीच में जब युद्ध चल रहा था तो स्वीडन जाने वाले जो फ्रांसीसी राजदूत थे उनको पोलैंड की भूमि पर बंदी बना लिया गया था, और जब फ्रांस के द्वारा इसके लिए विरोध किया गया तो पोलैंड ने ये स्पष्ट कह दिया था कि दूत के पास में कोई पारपत्र जो है वो नहीं था। यदि स्वागतकर्ता राज्य पर तीसरा राज्य आक्रमण कर दे और स्वागतकर्ता राज्य अपनी राजधानी हटा ले, जैसा कि फ्रांस ने द्वितीय महायुद्ध के दौरान किया था, उसने अपनी राजधानी पेरिस से हटा करके और बोर्डो ले गया था, मतलब कि बोर्डो को अपनी राजधानी बनाई थी, तो राजदूत अपनी सरकार की अनुमति से दूसरी राजधानी जा सकता है। तो यदि स्वीकार्य राज्य पर तीसरे राज्य का आधिपत्य हो जाए तो प्रेषित राज्य ये निर्णय लेगा कि वह अपने राजदूत को वहां से हटाए अथवा नहीं हटाए, और यदि आधिपत्य स्थापित हो जाता है तो राज्य राजदूतों को वापसी की मांग भी कर सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।